इसरो, इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो संस्था जिसके कारण हम स्पेस रेस में वर्ल्ड सुपर पावर्स के साथ कंपीट कर पा रहे हैं। पर ये इसरो आखिर बना कैसे और इसके पीछे की क्या कहानी है, हर चीज को डिटेल में कवर करेंगे। मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं क्लैरिटी कास्ट। इंडियन स्पेस रिसर्च की सबसे इनिशियल एक्टिविटीज साइंटिस्ट एस.के. मित्रा के रेडियो फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स और सी.वी. रमन और मेघनाथ साहा के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स से शुरू मानी जा सकती है। लेकिन सबसे मेजर ब्रेक थ्रू आया था 1945 में, जब होमी जहांगीर भाभा ने TIFR यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च को भी एस्टैब्लिश किया था। इनिशियली TIFR IISc बैंगलोर के कैंपस से ऑपरेट कर रहा था, जिसे कुछ समय बाद मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। कुछ साल बाद 1947 में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में PRL यानी फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना की। डॉक्टर विक्रम साराभाई और होमी भाभा के इन स्टेप्स ने ही इंडिया में स्पेस रिसर्च की नींव रखी। PRL अहमदाबाद में शुरुआत में कॉस्मिक रेज पर रिसर्च होती थी, वहीं TIFR में भी कॉस्मिक रेज थ्योरेटिकल फिजिक्स पर रिसर्च होती थी। ईयर 1949 में CSIR ने इस इंस्टीट्यूट को न्यूक्लियर रिसर्च में होने वाली सभी लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए डेजिग्नेटेड सेंटर बना दिया। इसी साल PRL ने भी एटॉमिक एनर्जी कमीशन से फाइनेंशियल सपोर्ट की जो रिक्वेस्ट की थी उसे एक्सेप्ट कर लिया गया। 1950 में PRL के लिए मैनेजमेंट काउंसिल बनाई गई। इसमें डॉक्टर SS भटनागर, FRS डॉक्टर KS कृष्णन, FRS डॉक्टर YG नायक, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर KR रामनाथन जैसे बड़े साइंटिस्ट शामिल थे। 1954 में देश के पहले PM पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक नई मिनिस्ट्री बनाई थी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इसके पहले मिनिस्टर खुद नेहरू जी थे और उन्होंने होमी भाभा को इस मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी बनाया। इसके बाद ही इंडियन स्पेस प्रोग्राम पर तेजी से काम शुरू हुआ। उस समय इंडियन साइंटिस्ट के पास ना तो उतनी फंडिंग थी, ना ही उतने रिसोर्सेज। फिर भी अपने कनेक्शंस की मदद से साराभाई US और USSR दोनों से मदद जुटा लेते थे। उस समय ये दोनों सुपर पावर्स स्पेस रेस में लगे हुए थे। फिर आया साल 1957 और शुरू हुआ इंटरनेशनल जियोफिजिकल ईयर। 1 जुलाई 1957 से 31 दिसंबर 1958 तक एक वर्ल्ड वाइड अटेम्प्ट जिसमें दुनिया भर के साइंटिस्ट ने अर्थ साइंसेस स्पेशली स्पेस रिसर्च के लिए बहुत काम किया। USSR ने बाजी मारते हुए 4 अक्टूबर 1957 को बीकानेर कॉस्मोड्रोम में वर्ल्ड का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च कर दिया। अगले ही महीने स्पुतनिक 2 भी लॉन्च कर दिया, जिसमें लाइका नाम की एक स्पेस डॉग भी थी। इसी के साथ पूरे विश्व के स्पेस मिशन ने रफ्तार पकड़ ली। अगले साल 1958 में अमेरिका ने अपना पहला स्पेस सैटेलाइट एक्सप्लोरर 1 लॉन्च किया। उसी समय इंडिया में रॉकेट लॉन्चिंग के लिए एक परफेक्ट साइट ढूंढने के लिए खोज शुरू हुई। विक्रम साराभाई ने इसके लिए पूरे देश में कई जगहें तलाशी, पर कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने जिम्मेदारी दी अपने साथी एकनाथ चिटनिस को। डॉक्टर साराभाई की रिक्वेस्ट और होमी भाभा के एफर्ट्स से इंडियन गवर्नमेंट ने 1962 में इनकोस्पार बनाई, जिसका फुल फॉर्म था इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। इस कमेटी ने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से इंडियन स्पेस रिसर्च की सारी जिम्मेदारी अपने पास ले ली। उधर साइंटिस्ट एकनाथ चिटनिस ने रॉकेट लॉन्चिंग के लिए एक साइट ढूंढ ली। ये साइट थी त्रिवेंद्रम यानी तिरुवनंतपुरम के पास एक छोटा सा गांव थुम्बा। यहाँ मछुआरे रहते थे। यहाँ की सबसे खास बात ये थी कि ये जगह अर्थ के मैग्नेटिक इक्वेटर के बिल्कुल पास पड़ती है, जहां से साउंडिंग रॉकेट्स लॉन्च करना आसान रहता है। इनकोस्पार ने थुम्बा में रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन सेटअप करने का फैसला किया। इसके लिए HGS मूर्ति, जो एक IOFS ऑफिसर थे, उन्हें थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन का पहला डायरेक्टर बनाया गया। इस मिशन में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑफिसर्स को इसलिए रखा गया क्योंकि वो एक्सप्लोजिव्स और फ्यूल सिस्टम्स के बारे में बेहतर नॉलेज रखते थे। इसके बाद यहाँ काम करने के लिए रॉकेट इंजीनियर्स चुने जाने लगे। यही वो समय था जब डायरेक्टर मूर्ति ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का इंटरव्यू लिया था। हाँ, वही डॉक्टर कलाम जो आगे चलकर इंडिया के प्रेसिडेंट बने। खैर, कलाम के इंटरव्यू के बाद उनके बारे में डायरेक्टर मूर्ति ने साइंटिस्ट चिटनिस से बात की और साइंटिस्ट एकनाथ चिटनिस ने डॉक्टर साराभाई से कहकर कलाम को इंडियन स्पेस मिशन में रखवाया। इस बात पर चिटनिस जी आज भी गर्व करते हैं। खैर, थुम्बा में लॉन्चिंग स्टेशन तो डिसाइड हो गया, लेकिन इस छोटे से गांव में काम करने के लिए बिल्डिंग्स की जरूरत थी। उस समय काम आया वहां का सेंट मेरी मैगडेलन चर्च। आज इसी चर्च बिल्डिंग में स्पेस म्यूजियम है। जी हाँ, ये चर्च बिल्डिंग ही इंडियन स्पेस प्रोग्राम का बर्थ प्लेस बनी। यहीं पर रॉकेट्स असेंबल किए गए, इसी जगह ऑफिसेज बने और यहीं से इंडियन स्पेस प्रोग्राम को उसका सबसे पहला हेड स्टार्ट मिला। 21 नवंबर 1963 ये वो दिन था जब भारत ने स्पेस रिसर्च में अपनी पहली अचीवमेंट हासिल की। थुम्बा से पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया। ये US में बना नाइकी अपाची साउंडिंग रॉकेट था, जिसे नासा ने दिया था। इसके बाद रशिया और फ्रांस के भी 2 स्टेज साउंडिंग रॉकेट्स लॉन्च किए जाने लगे। इंडिया स्पेस और न्यूक्लियर रिसर्च की फील्ड में आगे बढ़ ही रहा था, तभी 2 बड़े इंसिडेंट्स हुए। 11 जनवरी 1966 को
देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की उज्बेकिस्तान के ताशकेंत में मिस्टीरियस डेथ हो गई। इसके ठीक कुछ दिन बाद ही 24 जनवरी 1966 को इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर कहे जाने वाले होमी भाभा की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। ऐसा कहा जाता है कि इस प्लेन क्रैश के पीछे अमेरिका की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी CIA का हाथ था। हालांकि इस बात को कभी इंडियन गवर्नमेंट ने कंफर्म नहीं किया। होमी भाभा ही वो व्यक्ति थे जिनकी मदद से इनकोस्पार बन पाया था और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने इसे स्पेस रिसर्च के लिए डेजिग्नेट किया था। खैर, इंडियन स्पेस प्रोग्राम अपने इनोवेशंस में लगा हुआ था। कुछ साल बाद 1967 में इंडिया ने अपना खुद का साउंडिंग रॉकेट सिस्टम रोहिणी बना लिया, जो आज भी इस्तेमाल किया जाता है। 20 नवंबर 1967 को इंडिया ने अपना पहला इंडिजिनस साउंडिंग रॉकेट RH-75 लॉन्च किया। इसके बाद 1969 में इसरो की स्थापना हुई। इनकोस्पार को सुपरसीड करते हुए इसरो ने इंडियन स्पेस प्रोग्राम को लीड करना शुरू किया। इंडिया अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV तैयार करने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और इसके बाद 4th स्टेज को लीड कर रहे थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। SLV प्रोजेक्ट अपने डिजाइन फेज में था। इंडियन स्पेस मिशन ने रफ्तार पकड़नी शुरू ही की थी कि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई, डॉक्टर विक्रम साराभाई की डेथ। ऐसी मिस्टीरियस डेथ जिसकी कोई जांच भी नहीं हुई। 30 दिसंबर 1971 को डॉक्टर साराभाई कोवलम के हेल्सियन कासल में रुके थे। ये किसी समय त्रावणकोर रॉयल फैमिली का पैलेस हुआ करता था, जिसे बाद में होटल बना दिया गया। यहीं एक कमरे में साराभाई अपने बेड पर ही डेड कंडीशन में मिले थे। इस मिस्टीरियस डेथ की कभी जांच नहीं हुई। रीजन लिखा गया कार्डियक अरेस्ट। डॉक्टर विक्रम साराभाई की बॉडी को अहमदाबाद ले जाकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। डॉक्टर साराभाई और उनकी फैमिली ने हमारी कंट्री को बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस दिए हैं, जैसे इसरो, IIM अहमदाबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, BM इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ। इसीलिए उनके सम्मान में थुम्बा के स्पेस सेंटर का नाम बदलकर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर रख दिया गया। डॉक्टर साराभाई के बाद इंडियन स्पेस मिशन की कमान संभाली सतीश धवन ने और इनके विजन को आगे बढ़ाया। प्रोफेसर सतीश धवन ही वो लीडर थे जिन्होंने आगे चलकर भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्टा, उसके बाद भास्कर 1, भास्कर 2 लॉन्च करने की कैपेसिटी दिलाई। 19 अप्रैल 1975 को इंडिया ने अपना पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करवाया। आर्यभट्टा को सोवियत रशिया के कपुस्टिन यार बेस से लॉन्च किया गया। इसके नाम के लिए उन्होंने PM इंदिरा गांधी को 3 ऑप्शन सजेस्ट किए थे, मैत्री, जवाहर और आर्यभट्ट। इंदिरा जी ने आर्यभट्ट को चुना। प्रोफेसर सतीश धवन ने इस प्रोग्राम की पूरी जिम्मेदारी कलाम सर को सौंप दी थी। यही धवन सर का एक और किस्सा याद आता है। अगस्त 10, 1979 को जब कलाम और उनकी टीम अपने पहले अटेम्प्ट में कामयाब नहीं हुए, तो प्रोफेसर धवन ने कलाम को बुलाया और सारी मीडिया के सामने हार की जिम्मेदारी खुद पर ले ली। कुछ साल बाद जब प्रोजेक्ट अपने नए अटेम्प्ट में कामयाब रहा, तो सक्सेस का क्रेडिट लेने के लिए उन्होंने कलाम को आगे भेजा। यही होती है ट्रू लीडरशिप। प्रोफेसर धवन ने ही इंडियन स्पेस प्रोग्राम के लिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तैयार किया जो आज भी हर प्रोसेस को हैंडल करता है। सबसे पहले स्पेस कमीशन, जो एपेक्स पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नेंस के लिए, और इसके बाद इसके अंडर इसरो। इंडियन स्पेस प्रोग्राम ने इस SLV प्रोग्राम के बाद GSLV, PSLV और कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया। प्रोफेसर धवन के कंट्रीब्यूशन को सम्मान देते हुए इंडिया के मेन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर का नाम उनके नाम पर रखा गया। जी हाँ, श्रीहरिकोटा का स्पेस सेंटर उन्हीं के नाम पर है। इंडियन स्पेस प्रोग्राम में डॉक्टर साराभाई, होमी भाभा, प्रोफेसर धवन, कलाम सर जैसे साइंटिस्ट और हमारे सभी PMs का बहुत अहम रोल है। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। 2 अप्रैल 1984 को हमारे देश के सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री बने स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। इसके बाद कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स जैसी भारत की बेटियों ने भी अंतरिक्ष में कदम रखा। भारत ने आगे चलकर चांद पर भी अपने मिशन भेजे। इसका नाम होगा चंद्रयान प्रथम। इन सब अचीवमेंट्स के पीछे हमारे लोगों की मेहनत छिपी, हिम्मत और लगन छिपी। हम सब इनको सैल्यूट करते हैं। तो ये थी हमारे इसरो की कहानी। आपको कैसी लगी? इस वीडियो को अपने सभी स्पेस और एस्ट्रोनॉमी लवर दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इंडियन स्पेस रिसर्च की हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो आपको सोनी लिव पर रॉकेट बॉय सीरीज जरूर देखनी चाहिए, जिसमें आपको होमी भाभा, विक्रम साराभाई और अब्दुल कलाम के कंट्रीब्यूशन के बारे में जानने को मिलेगा। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको इस सीरीज की सबसे इंटरेस्टिंग बात कौन सी लगी।